बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 196 मुलाहिज़ा फरमाएं। खामोशी से मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब मेरे लिए दिलावर के दिए हुए चैलेंज को बाइज़्ज़त तौर पर कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। मैं उस रोशनी के दायरे से निकल गया और मोहसिन की तरफ गया। सब दरवाजे बाहर से बंद है। मोहसिन ने मेरे कान में सरगोशी की। दिलावर बकवास करता है, इसने बरकत को और उसके शागिर्दों को कत्ल करवाया है। मैंने उसके कान में कहा, मुझे अंदाज़ा है। मोहसिन बोला, राबिया और नाजू के मुताल्लिक भी दिलावर की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, फिर भी मालूम तो होना चाहिए कि वो कहाँ गई। मैंने कहा, अभी तो सिर्फ ये अंदाज़ा हुआ कि अंदर दाखिल हो जाने के बाद नाजो ने गामे माची को काबू कर लिया था और गालबन मुजाहमत करने की वजह से गामे माची की हड्डी पसली टूटी। बाद में उसको बेबस देख कर किसी ने गोली मार दी। क्या नाजो और राबिया को अपने रिवाल्वर निकालने का मौका मिला होगा? अगर गामे माची का ये इशर नाजो ने किया था तो यह फ़र्ज़ किया जा सकता है कि उस वक्त तक राबिया अपना रिवाल्वर निकाल के पोजीशन संभाल चुकी होगी। रिवाल्वर से उन्होंने काम लिया, अपना दिफा करते हुए निकल गई। 2-4 को मारने के बाद मारी गई या कुछ करने से पहले पकड़ ली गई, या हम यहाँ खड़े खड़े नहीं जान सकते। हाँ, खुदा की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने दिल गिरफ्तार लहजे में कहा। और तकदीर के लिखे को हम मिटा नहीं सकते। अगर मुकद्दर में इतना ही साथ था तो हिम्मत हारने से क्या होगा। और उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हुई और हम एक बार यहाँ से निकलने में कामयाब रहे तो बदला ज़रूर लेंगे। दरवाज़ा बाहर से बंद किसने किया है? मुहसिन ने कहा, हमें तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन अब तो शक की बात नहीं रही। बाहर ना जाने कितने लोग मौजूद होंगे या इतनी देर में आ चुके होंगे। कहाँ से आ चुके होंगे? मोहसिन बोला, सुरंग के रास्ते। अगर दिलावर बाहर मौजूद था तो मुमकिन है अब भी हो। मैंने कहा, लेकिन यहाँ जितने हुजरे खाली पड़े थे उनमें रहने वाले लौट आए होंगे। मोहसिन ने इकरार में सर हिलाया। जो लोग एक ट्रक गुजारने के लिए पूरी सुरंग बना सकते हैं और इतनी राजदारी के साथ सब कुछ कर सकते हैं, यह भी हो सकता है कि हर हुजरे के नीचे दूसरा हुजरा हो, कोई तहखाना और हमारे अंदर आने से पहले अलार्म सुनकर सब अंडरग्राउंड हो गए हों। इतना उम्दा और कारआमद ख्याल तेरी अकल में कुछ पहले आ जाता तो शायद हम इस सूरत से 2-4 होने से बच जाते। मैंने कहा, उन्होंने तमाम हिफाजती इंतजामात कर रखे थे। मोहसिन बोला, ज़ाहिर इस बात का ख्याल रखना ये लोग नहीं भूल सकते कि अचानक छापा पड़ जाने की सूरत में वो खुद कहाँ पना लेंगे और माल को कहाँ छुपाएंगे। अफसोस ये सब हमें वक्त पर नहीं सूझा। मैंने कहा, लेकिन जो होना था उसे क्या रोना। अब यहाँ से निकलें कैसे? हम वाकई चूहों की तरह यहाँ बंद हो गए हैं। मोहसिन ने सपाट दीवारों को ऊपर से नीचे तक देखा। हम अभी तक गुफ्तगू के मामले में बहुत मोहतात थे और बारी बारी अपना कान दूसरे के ऊँटों के सामने रख कर उतनी धीमी आवाज़ में बोल रहे थे कि माइक्रोफोन हमारे हाथ में होता तब भी एक लफ्ज़ नशर नहीं हो सकता था। छत के वस में गुंबद की वसी गोलाई थी जिसमें चारों तरफ महराबी दर थे और एक दायरे में बने हुए ये दर 30 फुट नीचे से खिड़की के बराबर गए थे। उनमें अंदर की तरफ शीशा था जिससे बाहर की रोशनी तो आती थी मगर गर्द रुक जाती थी। जो गुंबद बाहर से गहरा नीला था वो अंदर से अंडे की तरह सफ़ेद था। महराबी दरीचों में सुर्ख नीले, जर्द और सब्ज रंग के शीशे थे। चुनांचे इस वक्त गुंबद के ज़रीन हिस्से के साथ साथ एक रंगीन झालर सी दिखाई देती थी। बाहर शाम की रोशनी अभी बाकी थी लेकिन कुछ देर में अंधेरा होने वाला था। हमारे लिए किसी सहारे के बगैर दीवारों पर चढ़ना, शीशा तोड़ के दरीचों से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। हमने नेक मोहम्मद को शाम तक इंतज़ार करने को कहा था। मैंने मायूसी से कहा, वो रात तक इंतज़ार करेगा अगर पकड़ा ना गया। मोहसिन बोला, मालूम नहीं दिलावर सच कहता था कि वो बाहर मौजूद है। मैंने कहा, यार धोखा दे रहा था और वो ऊपर चढ़ा बैठा है। मोहसिन ने ऊपर देखा, क्या तू अपना निशाना आजमाना नहीं चाहता? तेरा मतलब इस रोशनी को गुल कर दूं? मैंने रिवाल्वर निकाला। इससे क्या होगा? ये तो रोशनी को गुल करने के बाद मालूम होगा। मोहसिन ने कहा, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। ये ना हो कोई इस रोशनी के दायरे को घुमा कर हम पर ले आए। अंधेरा ज्यादा मौसर पनाह फराहम करता है। राइट, मैंने कहा, तो भी निकाल अपना रिवाल्वर, एक साथ फायर करेंगे। इस तरह तो मालूम नहीं होगा कि किसका निशाना खता हुआ। हम यहाँ आपस में निशाना बाजी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ एक कोशिश करें और उसी में कामयाब हो जाएं। गोली किसी की भी लगे, दूसरी कोशिश पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। मोहसिन ने सर हिलाया और अपना रिवाल्वर निकाल लिया। हमने निशाना लेकर चंद सेकंड तक इंतजार किया। फिर मैंने 1 2 3 कहा और अंदर 2 फायरों की आवाज़ गूंजी। बाजार यकलख तारीक हो गया और गुंबद के गिर्द बनी हुई बहराबी दरीचों की रंगीन झालर पहले से ज्यादा रोशन दिखाई देने लगी। मैंने मोहसिन से कहा वो दीवार से लगकर एक दरवाजे के करीब खड़ा हो जाए। खुद में दीवार के साथ साथ चलता हुआ दूसरे दरवाजे से जा लगा। दिलावर, मैंने चिल्ला कर कहा, तुमने देखा मैं बाहर निकल गया। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि बाहर निकलने के रास्ते बंद करके किसी हिसार में कदम रख दूं। मैं चूहे दान में पकड़ा जाने वाला चूहा नहीं हूं दिलावर। मैंने चंद सेकंड जवाब का इंतजार किया मगर रोशनी के साथ ही आवाज़ भी गुम हो गई थी।
शायद उस रोशनी के साथ ही स्पीकर था या हम दोनों में से किसी एक की गोली ने साउंड सिस्टम को उड़ा दिया था। तब मैंने इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया कि माइक्रोफोन बच गया हो और दिलावर हमारी बात सुन सकता हो लेकिन जवाब ना दे सकता हो। मुकम्मल खामोशी में सांस रोके मैं खमातन गोश था। 1 मिनट गुजर गया, फिर मेरे कानों ने दीवार की धमक सुनी। मैंने दीवार से कान लगा दिए। ऐसा लगता था कि इसी दीवार के किसी हिस्से से जीना मुंसलिक है जिस पर कोई बहुत तेजी से नीचे उतरता आ रहा है। मैं तेजी से आगे बढ़ा। खुद मोहसिन ने मेरी तकलीद करते हुए दीवार की आहट सुन ली थी। 2 दरवाजों के दरमियानी फासले को उसने तय किया और बाकी 2 को मैंने देखा। आवाज़ एक दरवाजे के बिल्कुल पीछे सुनाई थी तो मैं रुक गया और मैंने मोहसिन को हाथ से करीब आने का इशारा किया। मोहसिन दीवार के साथ साथ फिसलता हुआ आया। अभी वो दरवाजे से कुछ फासले पर था कि दरवाज़ा एकदम खुल गया और बैक वक्त 2 अफराद ने अंदर आते ही हमारे चेहरों पर टार्च से रोशनी डाली। रोशनी इतनी तेज़ थी कि उसके पीछे कुछ भी नज़र नहीं आता था मगर हमने अंदाजे से वार किया। उन दोनों की पोजीशन हमने दरवाज़ा खुलते ही देख ली। मोहसिन ने एक के सर पर स्टेन गन का बट मारा। मैंने उसकी दर्दनाक आवाज़ सुनी, हाय मैं मर गया। फिर वो फर्श पर गिरा। दूसरे ने मेरा हाथ उठते देख लिया था। उसने उंगली तो चलाई मगर वो मेरी ज़रब से ना बच सका। मेरे बाएं हाथ में शाने से ज़रा नीचे आग भर गई और मैं समझ गया कि गोली ज़ाया हो गई है। यही गोली चंद इंच सीने की तरफ आती तो मेरे दिल में जगह बनाती और मेरे लिए कब्र में जगह बनाती। बाजू में पेवुस तो के भी गोली ज़्यादा नुकसान का सबब बन सकती थी। अगर बाजू की हड्डी टूट जाती तो मैं महीना भर इस हाथ को गले का हार बना के फिरता और हड्डी का चूरा हो जाता तो शायद बाएं बाजू का ना रहता या मेरे जिस्म के जेन्युइन पार्ट्स में हड्डी की जगह स्टेनलेस स्टील की रॉड शामिल हो जाती। लेकिन मुझे यकीन था कि हड्डी महफूज है और जितनी तकलीफ है वो गोश्त के फट जाने से है। थोड़ी सी सर्जरी और ड्रेसिंग और मामूली से इलाज के बाद जख्म का ठीक हो जाना यकीनी था। मेरा जख्म खुर्दा हाथ अपना काम बहरहाल कर गया था। मैं उस शख्स की सूरत भी नहीं देख सका था जो इस कारी ज़रब का शिकार हुआ। मैं इस वक्त अपने दुश्मन को रियायत देकर खतरा मोल देने के मूड में नहीं था। उसका नतीजा ये निकला कि मेरा वार मोहलक साबित हुआ। उस शख्स की गर्दन खासी आवाज़ के साथ टूटी। उसके हल्क से एक हिचकी सी निकली, फिर टार्च फर्श पर गिरी। वो शख्स खुद फर्श पर गिरा तो मर चुका था। बगैर देखे मुझे उसका यकीन आ चुका था। एक लम्हे के तवक्कुफ को भी गैर ज़रूरी समझते हुए मैंने वो टार्च उठाई जो सलामत बच गई थी और वापस उसी दरवाजे की तरफ भागा जिससे वो दोनों अंदर आए थे। मेरे बाजू के जख्म से खून बहकर आस्तीन को तर करने लगा था। इसे रहने दे मोहसिन, मैंने चिल्ला कर कहा, क्योंकि मोहसिन अपने अरीफ की जेब में कुछ तलाश कर रहा था और मेरा ख्याल था कि वो रिवाल्वर निकालना चाहता है। मगर टार्च की रोशनी में मेरी नज़र ने एक चमकती हुई लकीर सी देखी जो मोहसिन की हाथों दाग उठ हो जाने वाले की कमर के ऊपर निकली हुई थी। यह किसी वायरलेस रिसीवर या ट्रांसमीटर का एरियल था जो उस शख्स की कमर से बंधा हुआ था। मोहसिन के माहिर खातून ने बेल्ट को खोलने में देर नहीं लगाई और वो एरियल से मुंसलिक 4 इंच चौड़े उससे दुगनी लंबाई के 1 इंच मोटे रेडियो को निकालने में कामयाब हो गया। यह 2 तरफा निज़ाम वाला पोर्टेबल रेडियो रिसीवर भी था और शॉर्ट व्यू ट्रांसमीटर भी। आमतौर पर इसे वाकी टाकी भी कहा जाता है। मोहसिन ने उसके एंटीना को दबा के फोल्ड किया और सेट को अपनी पतलून की बेल्ट में उड़स लिया। फिर हम दोनों एक साथ बाहर निकले तो हमें अपने मुकाबिल सीढ़ियां नजर आईं। सोचे समझे बगैर हम ऊपर चढ़ने लगे। मोहसिन के हाथ में स्टेन गन फायरिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी। 7-8 सीनों के बाद एक मोड़ आया। एक तरफ कुछ और सीढ़ियां थी लेकिन दूसरी तरफ दरवाजा था। क्या दिलावर ऊपर होगा? मोहसिन ने रुक कर कहा और तशवीश से मेरे बाजू के जख्म को देखा। मैंने नफी में सर हिलाया। वो इतने करीब आने की हमाकत नहीं कर सकता। वो यकीनन बाहर से बात कर रहा था। ऊपर यही दोनों थे। फिर ऊपर जाने से कुछ हासिल नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें दूसरा दरवाज़ा बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने ताइद में सारी ला के दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा थोड़ा सा हिला मगर उसके पट बंद रहे। ये अंदर से बंद है मगर ऐसा लगता है कि सिर्फ ऊपर से चुटकी चढ़ाई गई है। मैंने कहा सिर्फ चुटकी होगी तो निकल जाएगी, मोहसिन ने कहा और हमने एक साथ दरवाजे को अपने शानों से टक्कर मारी। खिलाफ तो को चुटकी बहुत कमज़ोर साबित हुई। पट एकदम वाह हो गए और मैं अपने जोर में आगे निकल गया। आगे जीना था जो नीचे जा रहा था। मैं संभल ना सका और पहले जीने से मुंह के बल किया। टार्च मुझसे आगे गई और 7-8 जीनों से टकराती नीचे पहुंचकर बुझ गई। आखिरी वक्त में मोहसिन ने मुझे पकड़ना चाहा था लेकिन उसका हाथ मेरे शाने तक ही पहुंचा था। बाजू को गिरफ्त में लेने की नाकाम कोशिश का नतीजा ये निकला कि उसके हाथों ने मेरे जख्म को छुआ और आसीन को पकड़ लिया। आसीन अगर खून आलूद ना होती तो शायद मोहसिन की गिरफ्त में आ जाती और अगर मेरे बदन को ना संभाल पाती तो फटकर अलग हो जाती। मगर खून की चिकनाहट के बायस मोहसिन का हाथ मेरे खून से भर गया था। आसीन उसकी उंगलियों से फिसल कर निकल गई। इस झटके ने मुझे पूरी कुव्वत से ना गिरने दिया वरना मेरा सर चौथे 5वें जीने की सख्त तार वाले कोने से टकरा था। मैं थोड़ा से तिरछा होकर गिरा और लड़कता हुआ नीचे पहुंचा। मुझे पकड़ने की इस नाकाम कोशिश ने मोहसिन का तवाजुन भी बिगाड़ दिया और वो भी इसी तरह मेरे पीछे आया। हम दोनों जरा से फर्क से फर्श पर गिरे।
हर पलटे के साथ मेरे बाजू का जख्म मेरे ही जिस्म के बोझ तले दब जाता था और सख्त खुरदरे जीने की रगड़ से मुझे यूं महसूस होता था जैसे पत्थर के हाथ मेरे जख्म को उधेड़ रहे हैं। चोट मेरे सर, मेरी कमर और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी आई थी, मगर बाजू के जख्म का दर्द इतना शदीद था कि मुझे किसी और दर्द का एहसास ना था। मोहसिन के हाथों से भी स्टेन गन छूट गई। मोहसिन ने अक्लमंदी ये की कि वायरलेस सेट को संभाला और उस पर दोनों हाथ रखकर पेट को दबा लिया। स्टेन गन टूटने वाली चीज नहीं थी, मगर वाकी टाकी जीने पर गिरता तो नाकारा हो जाता। स्टेन गन बड़ी आवाज के साथ हर जीने से टकराती नीचे आई और मेरे घुटने पर लगी। वाकी टाकी को महफूज रखने की कोशिश में मोहसिन खुद को ना बचा सका, वरना वो दोनों हाथ अपने सर को बचाने के लिए इस्तेमाल करता। मुश्किल से आधे मिनट के बाद मेरे ऊपर वो आ गिरा। एक बार फिर मेरा जख्मी बाजू दब गया, मगर मैंने जब से काम लिया। अपनी फिक्र करने की बजाय हम दोनों ने एक दूसरे को संभालने की कोशिश की। हम अभी एक हुजरे में पहुंच चुके थे। तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? हम दोनों के लबों से एक ही जुमला निकला। फिर हमने एक साथ नफी में सर हिलाया और इस अफसोसनाक हालत में होने के बावजूद हंस पड़े। खुदा ने हम दोनों को महफूज रखा था और जो चोटें आई थी वो मामूली थी। तेरे बाजू के जख्म की हालत खराब हो रही है, मोहसिन ने तशवीश से कहा। जख्म खतरनाक नहीं है और हुआ भी तो यहाँ तेरे और मेरे पास क्या है, मैंने कहा और रिवाल्वर का सहारा लेकर खड़ा हो गया। ये गोली का जख्म है, सिप्टिक हो सकता है, मोहसिन बोला और उसने भी स्टेन गन उठा ली। इतनी जल्दी नहीं होगा, मैंने कहा और टार्च को उठा के झटका। वो फिर रोशन होगी तो मुझे खुशी हुई। मोहसिन ने स्टेन गन को उलट पलट कर देखने के बाद दीवार से ठिका दिया। फिर उसने पेट से लगे हुए वाकी टाकी को निकाला और उसका एरियल खींचा। उसके सामने वाले हिस्से में सिर्फ 2 बटन थे, एक आवाज को कम ज्यादा करने वाला, दूसरा फ्रीक्वेंसी मिलाने वाला। ऑफ ऑन करने का स्विच साइड में था। मोहसिन उसकी पोजीशन भी देखी, फिर उसे ऑन कर दिया। छोटा सा स्पीकर एकदम सिग्नल देने लगा। सिग्नल मोर्स कोड में था। मोहसिन ने वॉल्यूम कम किया और हम दोनों ने स्पीकर की टेंटी को ध्यान से सुना। पीप 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 पीप, डॉट और डैश, नुक्ते और लकीरें जो से जेड तक अंग्रेजी जबान के सब हरूफ तहजीब बनाते थे। मोर्स कोड हमने लंदन में शौकिया सीखा था और इस तरह पैगाम रसानी के बैनुल अक़वामी निज़ाम की ज़बान को समझने लगे थे। हमें जवाबी पैगाम देना भी आता था, लेकिन इस वाकी टाकी में ऐसी कोई की नहीं थी जिसको दबा के हम मोर्स कोड में बात कर सकते। ये भी हैरानी की बात थी, क्योंकि वाकी टाकी बराह रास्त गुफ्तगू में काम आने वाला आला था, एक तरह का चलता फिरता टेलीफोन। इसमें मोर्स कोड सिग्नल नशर करके पैगाम की तरसील का राजदारी के सिवा कोई मकसद नहीं हो सकता था। आम फहम जबान में गुफ्तगू करने से ये खतरा हमेशा लाहक रहता है कि ये पैगाम किसी और रिसीवर पर सुन लिया जाएगा। FM शॉर्ट व्यू या AM ट्रांसमीटर से नशर होने वाले खार पैगाम को आम आदमी अपने घर में रेडियो पर भी सुन सकता है और उसके लिए ज्यादा तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता। जैसे कोई भी स्टेशन कैच करने के लिए बैंड का इंतखाब करने के बाद सुई घुमानी पड़ती है और जहाँ मतलूबा स्टेशन की आवाज़ सुनाई दे दे रोक दी जाती है, ऐसी ही सुई घुमाते हुए किसी पैगाम का इत्तफाकिया रेडियो पर सुनाई दे जाना ऐन मुमकिन है। गालबन इसीलिए ये लोग मोर्स कोड में बात कर रहे थे, जो रेडियो पर वाकई टी लगता है, मगर ये बेमानी टी नहीं होती। तरबियत याफ्ता लोग मसलन तार घर में तार भेजने वाले इस जबान को समझ सकते हैं, ताहम आम आदमी से कोई मफहूम अखज़ नहीं कर सकता। ये लोग पूछ रहे हैं कि जवाब क्यों नहीं देते। मोहसिन ने कहा, हाँ मगर ये कौन लोग हैं और क्या जवाब चाहते हैं? मैंने कहा, जब तक ये मालूम ना हो हम जवाब दे भी किस तरह सकते हैं। मोहसिन ने सेट को ऊपर से नीचे देखा। क्या वो लोग हमारी गुफ्तगू नहीं सुन रहे होंगे? मैंने कहा। मोहसिन ने मुझे दूसरी साइड पर लगा हुआ ऑन ऑफ जैसा दूसरा स्विच दिखाया जो ऊपर उठा हुआ था। इसके ऊपर रिसीवर लिखा हुआ साफ पढ़ा जाता था। जरा नीचे ट्रांसमीटर का लफ्ज चमक रहा था। अगर ये स्विच नीचे होता तो हमारी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज नश्र हो जाता। मोहसिन ने प्लास्टिक कवर की बैग पर लिखे हुए बारीक रूफ को टार्च की रोशनी में पढ़ा। ये 6 वोल्ट DC बैटरी पर चलता है, मोहसिन ने कहा, और इसकी रेंज 200 मीटर है, 1 फरलांग से कुछ ज्यादा। क्या तूने इन दोनों की सूरत पर गौर किया था? मैंने कहा। मोहसिन ने नफी में सर हिलाया। गौर करने की मोहलत ही नहीं मिली, सालों ने अंधा कर दिया था। जो मेरे सामने आया वो तो मारा गया। मैंने कहा, यह ट्रांसमीटर दूसरे के पास था, वो कैसे जवाब देता होगा? स्पीकर फिर बोलने लगा। वह पूछ रहे थे कि क्या कोई फनी खराबी हो गई है या खतरे की बात है, इनको कुछ ना कुछ तो बताना ही चाहिए। मैंने कहा, ताकि वो मुतमईन रहें और दूर रहें। अगर मैंने अपनी जबान में कुछ कहा तो वो आवाज़ के फ़र्क को महसूस कर लेंगे। मोहसिन ने कहा, आवाज़ तो मेरी भी मुख्तलिफ होगी। मैंने कहा, खैर मैं एक चाल चलता हूँ, शायद कामयाब रहे। मैंने मोहसिन को उंगली से खामोश होने का इशारा किया और वाकी टाकी के स्विच को नीचे ट्रांसमीटर की पोजीशन पर कर दिया। स्पीकर खामोश हो गया और माइक्रोफोन काम करने लगा। मैंने प्लास्टिक बाड़ी पर उंगली बचाई। 1 डॉट के लिए 1 बार खट, डैश के लिए बाड़ी पर रगड़, 2 नुक्तों के लिए खट खट, 2 डैश लगाने के लिए बाड़ी के ऊपर नाखून से 2 बार रगड़। इस रगड़ से हल्की सी मगर मुसलसल आवाज़ पैदा होती थी। बाड़ी के अंदर का माइक्रोफोन उसे यूं नशर करता था
कि सुनने वाले को स्पीकर पर चंद सेकंड की खर खर सुनाई देती थी। इस तरह मैंने लंदन में बहुत से शौकीन लोगों को प्रैक्टिस करते देखा था। वो किसी भी चीज़ से काम चला लेते थे। एक कील को दीवार पर बार के और उसी से लकीर खींच कर वो डाट और डैश बना लेते थे। चमचे को मेज़ पर बजा के और रगड़ के नुक्तों और लकीरों को मफहूम पैदा कर लेते थे। न जाने कैसे मुझे ख्याल आ गया कि मोरिस कोड को समझने वाला अगर वाकी टाकी पर जवाब देगा तो इसी तरह देगा। मैं सर पर नाखून मारता रहा और नाखून से लकीरें बनाता रहा। जो कुछ इस तरह सुनाई देते थे। जो पैगाम मैंने दिया था वो ये था, ये सब खैरियत है, हम आ रहे हैं। फिर मैंने स्विच की पोजीशन बदली और उसे रिसीवर पर कर दिया। चंद सेकंड की खामोशी के बाद स्पीकर ने चेकना शुरू किया। क्या तुम कामयाब रहे? ओवर। मोहसिन का चेहरा खिल उठा। आवाज निकाले बगैर उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने फिर रिसीवर की पोजीशन बदली। यस, मैंने जवाब दिया। हमारा इंतजार करें, ओवर एंड ऑल, और उसको बंद कर दिया। हम तो वो कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए खतरा टला, मोहसिन बोला। हालांकि हम अभी खतरे में घिरे हुए हैं। हम खुश भी हो सकते हैं कि इस मज़ार की कैद से बाहर निकलने में कामयाब हुए, मैंने कहा। हालांकि हम अभी अंदर ही हैं, लेकिन अब अगला मरहला असल आजमाइश है। हमको यहाँ से निकलना है, मोहसिन ने इत्तफाक किया। फिर देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, मैंने कहा। राबिया और नाजो की फिक्र करेंगे। मोहसिन हुजरे का दरवाज़ा दूसरी तरफ से खोला। हमारे सामने वही सहन आ गया जिसमें खस्ता और शिकस्ता ट्रक हमारे जुल्म की तस्वीर बना खड़ा था। हमने ज़बरदस्ती करके बिल्कुल नए ट्रक को स्क्रैप कर दिया था, लेकिन इस मैदान में कम से कम 10 अफराद इसी रास्ते में दीवार बने खड़े थे जो बाहर की दुनिया तक पहुंचने का वाहिद रास्ता था। हम इसी रास्ते से अंदर आए थे, लेकिन उस वक्त किसी ने हमें नहीं रोका था। इतने कम वक्त में 10 मुसल्लह अफराद की फौज का नमूदार हो जाना कोई मौजज़ा नहीं था। यकीनन वो हुजरों में छुपे हुए थे, लेकिन हमारी नज़र उनको देख नहीं सकी थी। मोहसिन ने दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। मुखालिफ समत की दीवार में एक और दरवाज़ा था। उससे गुजरकर हम दूसरे हुजरे में पहुंचे। इस दूसरे हुजरे में भी 2 दरवाजे थे, एक सेन में खुलने वाला और दूसरा आगे वाले हुजरे से मिलाने वाला। ऐसे आगे बढ़ते जाना बेसुध था। हर जगह बाहर निकलने का वही एक रास्ता था जिसके सामने दिलावर के जानिसार, उसके जर खरीद कारिंदे बोत के नामे बर बने खड़े थे। मैंने अपनी पेश कदमी चौथे हुजरे में रोक दी। उसका दरवाज़ा खोलकर देखने से हम बराह रास्त उनकी नज़र में नहीं आए थे। दरमियान में ट्रक आ जाता था और थोड़ा सा हिम्मत से काम लेते हुए हम आधे सेहन को अबूर करके ट्रक तक पहुंच सकते थे। ट्रक के ऊपर से लकड़ी का वो लंबा चौड़ा तख्ता उतार लिया गया था जिस पर घास उगाई गई थी और जो जेरे ज़मीन रास्ते को बंद करता था। अभी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, मैंने कहा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ सर्च लाइट्स रोशन हो जाएंगी, मोहसिन बोला। अभी ये लोग एक ही रास्ते की दीवार बने खड़े हैं, फिर ये फैल जाएंगे, कहीं हम दीवार फांद कर ना निकल जाएं। इस कले की फसील को भला कौन आसानी से अबूर कर सकता है, मैंने कहा। अगर हमें सीढ़ी या रस्सी फराहम कर दी जाए तब भी ये नामुमकिन होगा, और इसलिए ये लोग मुतमईन है कि हम किसी तरफ से भी निकल नहीं सकते सिवाय से एक रास्ते के जिसे वो रोके हुए हैं। जब तक उन्हें ना हटा दिया जाए हमारी निजात मुश्किल है। मगर ये हटने वाले लोग नहीं हैं। मैं हटाने की बात कर रहा था, मैंने कहा। अगर किसी तरह हम ट्रक तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं तो मेरी बात नामुकम्मल रहेगी, क्योंकि मैंने साथ वाले 5 हुजरों में से बातें करने की आवाज़ सुनी। 2 अफराद चुपके चुपके आपस में किसी मसले पर उलझे रहे थे। इख्तलाफ राय का सबब हमें इसलिए मालूम ना हो सका कि गुफ्तगू के अल्फाज वाज़े तौर पर समझ में नहीं आए थे। मैंने मोहसिन को इशारा किया और हमने इधर उधर देख कर कमरे की पिछली दीवार के साथ लगे हुए बेड को मुंतखब किया। मैं और मोहसिन उसके नीचे घुस गए। इस तरह के उल्टे लेटने के बाद हम सर उठा सकते थे और अपने हाथ बाहर की तरफ फैला सकते थे। अपने बहुत करीब मुझे कोई चीज़ भी नजर ना आई तो मैंने टार्च को दूर फेंक दिया। दरवाज़ा एकदम खुला और वो दोनों अंदर आ गए। तुमने भी सुनी थी कोई आवाज़? एक ने कहा। और क्या मैं तुम्हें भागते देख कर भागा था? दूसरा बोला। लाइट चला के देखो, कोई बाहर तो नहीं गया? पहले ने दरवाजे की तरफ देखा। उनके कदम एक साथ आगे बढ़े। मैंने और मोहसिन ने अपने दाएं हाथ आगे बढ़ाकर उनकी एक एक टांग को टखने से ऊपर पकड़ा और झटका देकर पीछे खींचा। उसके साथ ही हम बाहर निकले और वो मुंह के बल पक्के फर्श पर गिरे। इससे कबल के वो उठते मैं एक की पुश्त पर सवार हो गया। उसने पलटकर देखने और मुझे गिराने की कोशिश में वक्त ज़ाया कर दिया, वरना इतनी देर में वो चिल्ला के बाहर से अपने साथियों को मदद के लिए बुला सकता था। मैंने उसका सर ज़मीन से टकराया। उसके लंबे बाल आसानी से मेरे हाथ में आ गए थे। वो एक ज़ोरदार खाक करके बेसु हरकत हो गया। फिर मैंने दूसरे की तरफ देखा। मोहसिन ने उसे भी बिल्कुल उसी तरह नाक आउट कर दिया था। हमने उनकी जेबों की तलाशी ली, मगर हमें रिवाल्वर के सिवा कुछ ना मिला। फिलहाल हमें मजीद रिवाल्वर दरकार नहीं थे। चुनाचे हमने चैम्बर से गोलियां निकाल के जेब में डाली। क्या इनके चेहरे भी तुझे शनासा महसूस होते हैं? मोहसिन ने फिर स्टेन गन उठाई। ये सब दूसरे और तीसरे दर्जे के खिदमत गुजार हैं जो सिर्फ जान इसारी का सिला लेते हैं और कोई सवाल नहीं करते, मैंने कहा। बाज़ औक़ात ये भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
अपनी ज़िंदगी की तरह ये अपनी मौत पर भी दुनियावी आकाओं का जबरो इख्तियार तस्लीम करते हैं, हालांकि वो आका भी आम फ़ानी इंसान होते हैं, खुदा नहीं होते। मोहसिन ने उस दरवाजे को देखा जिसमें से वो दोनों गुजर कर आए थे। बज़ाहिर वो भी इसी किस्म का हुजरा था जिसमें हम खड़े थे, लेकिन उसमें एक रोशन मुस्ततील सी नज़र आ रही थी। मैंने मोहसिन को एक चादर से लंबी सी पट्टी फाड़ते देखा। चादर उसी पलंग पर बिछी हुई थी जिसके नीचे हमने पना रही थी। चादर बिल्कुल नई तो नहीं थी मगर बहुत साफ थी। मेरे बाजू का जख्म जोर आजमाई के सबब फिर रिसने लगा था। मोहसिन ने आसीन का निस्फ हिस्सा फाड़ के अलग किया और जख्म पर पट्टी इस तरह लपेट दी कि खून रुक जाए। तूने देखा, ये दोनों तय खाने से ऊपर आए थे। मैंने कहा, तय खाने के सिवा और कहाँ से निकल सकते हैं? मोहसिन बोला, पहले हम इन्हीं हुजरों से गुजर चुके हैं। उस वक्त सब खाली पड़े थे। ये जेर ज़मीन रास्ता शायद बीच के हुजरे में है और कहीं नहीं है। मैंने साथ वाले कमरे के फर्श की तरफ इशारा किया। वक्त गुजरता जा रहा था। हमें फौरी तौर पर नादो या राबिया के बारे में तरद्दुद करने की फुर्सत भी ना थी। नेक मोहम्मद का ख्याल ज़रूर था कि वो इंतज़ार करने के बाद मायूस होकर निकल गया तो हमें अपने फ़रार के वसाइल खुद पैदा करने होंगे, और बाद में अगर गालिब ने कोई अमली कदम उठाया तो यहाँ आने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन फौरी तौर पर हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। अगर हम इस बार शिकारियों के नरगे से निकल गए तो दूसरों के लिए भी कुछ कर सकेंगे, वरना खुदा के बाद दूसरों की मदद के तलबगार होंगे। जख्म का असर अब पूरे बाजू तक फैलने लगा था और दर्द का एहसास अब मेरी उंगलियों की पोरों तक उतर आया था, मगर मैं इस बाजू को इस्तेमाल करने पर मजबूर था। 5वें उजरे से नीचे उतरने वाला रास्ता एक चौखटे पर मुश्तमिल था, बिल्कुल किसी खिड़की जैसा जो दीवार की बजाय फर्श में निकाली गई हो। ये चौखटा बिल्कुल दरमियान में होता तो पहली बार इसके ऊपर से गुजरते हुए हमें इसकी मौजूदगी का एहसास जरूर होता। सीमेंट के पुख्ता फर्श पर चलते चलते हमारे कदमों के नीचे लकड़ी का फर्श आ जाता जिसके नीचे खला था, तो हमारे पैरों की दमक बिल्कुल जुदा और बिल्कुल वाज़ेह होती। मगर चौखटा एक गोशे में था और उसी मुकाम पर था जहाँ दूसरे हुजरों में पलंग लगे हुए थे। न जाने क्यों इस कमरे में से पलंग हटा दिया गया था, वरना वही चौखटा किसी पलंग के नीचे आ जाता तो हमें बिल्कुल दिखाई ना देता। इस ख्याल ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मोहसिन, ऐसे सोचे समझे बगैर नीचे जाना ठीक नहीं। मैंने कहा, सोचने समझने के लिए वक्त नहीं है। मोहसिन बोला, ऐसा महसूस होता है कि ये हमें तय खाने में पहुंचाने का इंतजाम है। मैंने कहा, एक ऐसे आदे निकल तो आए हैं, ये ना हो कि बदतर कैद में पूरी तरह गिरफ्तार हो जाएं। पहले जमीन के ऊपर थे, अब नीचे चले जाए तो कोई मददगार भी ना पहुंच सकेगा। तू ख्वा मुखा डर रहा है। डर तो रहा हूं मगर ख्वा मुखा नहीं। मैंने कहा, तू जरा वाकयात को जहन में रख। पहली बात तो ये कि हमें यहाँ शेर रखने वालों ने आज़ाद छोड़ना क्यों ज़रूरी ख्याल किया? वो हमें बंद रखना चाहते तो रख सकते थे। दूसरी बात यह कि उन्होंने हमें गिरफ्तार करने के लिए ऐसे अनाड़ियों को क्यों भेजा? क्या उनको मालूम नहीं था कि हम आसानी से काबू में आने वाले लोग नहीं हैं? वो ज़रा भी मुकाबला ना कर सके। चौधरी दिलावर की जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने हमें बड़ी खूबसूरती से ट्रेप किया था और जिस तरह हमसे मुखातिब था वो भी उसकी अकलो फरासत का सबूत था। गामे माची की लाश को वहीं छोड़ देना भी एक ड्रामाई तासर देने की कोशिश थी। मकसद ये जाहिर करना था कि हम जो कुछ प्लान करते हैं उसे पहले से मालूम हो जाता है। आखिर उसको किसने बताया कि हम यहाँ आने वाले हैं? ये उसे राबिया और नादो में से किसी ने बता दिया होगा। मोहसिन बोला, मेरा क्यास कहता है कि नादो अपने मिशन में कामयाब रही थी, मगर गामे माची को यरकमाल रखना बेसुध साबित हुआ। गामे माची के किसी अपने आदमी ने जो ऊपर वालों का एजेंट था फौरन गामे माची का काम तमाम कर दिया। इससे कबल के नादो उसे अपना असीर बना के उससे कुछ पूछती या कैदी को हमारे हवाले करती उसको कत्ल कर दिया गया। मुमकिन है उसके बाद कातिल भी मारा गया हो। यह भी तो हो सकता है कि इस कार खैर के बाद वो भाग गया हो। मैंने कायल होकर कहा, और चौधरी दिलावर को खबर पहुंचा दी हो कि दिकियानूसी लट्ठे के शिटल काक बुरकों में 2 कमांडोज खवातीन ने गामे माची का तख्ता और खुद गामे माची को उलट दिया था, मगर उसने बर वक्त वो जबान भी खामोश कर दी जिससे अफशाए राज का डर था। बाकी बंदोबस्त खुद चौधरी साहब ने कर लिया। उसने फौरन ताड़ दिया होगा कि ये कमांडोज कौन हो सकती हैं और उनका आना किसके आने की तमीद है। चौधरी दिलावर ने जानते पूछते हमारे मुकाबले पर 2 पैदल भेज दिए। इनके हाथ में तो रिवाल्वर था मगर वो अकल से भी पैदल थे। वो मारे गए तो कोई बात नहीं, हमको गलतफहमी तो होगी ना कि हम मर्दाना वार लड़ के निकल आए। तू खुद सोच, क्या फरार के दरवाजे अकीदतमंदों पर बंद किए जा सकते हैं, लेकिन बाहर आम लोगों के आने जाने में इस्तेमाल होने वाले दरवाजों पर जरूर कोई नोटिस होगा या इबारत होगी कि खानका को तज़य्युन व आराइश के बाद खोला जाएगा। चौधरी दिलावर ने माइक्रोफोन के जरिए हमसे मुज़ाकरात किए। क्या ऐसे निज़ाम को नस्ब करने के वसाइल रखने वाला ये नहीं कर सकता था कि अंदर बेहोश करने वाली गैस छोड़ देता? क्लोरीन या अमोनिया की थोड़ी सी मिकदार काफ़ी थी, मगर उसने हमें निकल जाने दिया इस तरह कि हम उसे अपनी कामयाबी समझे। फिर उसने हमें वाकी टाकी भी फराहम किया। वो हमसे बात करना चाहता था,
लेकिन उसके लिए दरख्वास्त करना चौधरी दिलावर की शान के खिलाफ होता। उसने मोरिस कोड में पैगाम दिया और हमारे जवाबी पैगाम से वो बहुत खुश हुआ होगा, क्योंकि हमने उसके अंदाजे को दुरुस्त साबित कर दिया था। उसने सोचा होगा कि ये विलायत पलट नौजवान इतना कुछ जानते हैं, मोरिस कोड से भी वाकिफ होंगे। हमने जवाब दिया तो उसने मान लिया कि जवाब देने वाले उसी के आदमी हैं। हालांकि वो अच्छी तरह समझता होगा कि जवाब हम दे रहे हैं। वाकी टाकी में मोरिस कोड के इस्तेमाल की क्या तुक है? बराह रास्त गुफ्तगू में क्या हर्ज था? मसला राजदारी का भी तो हो सकता था। ओहो, इतनी सी देर में पैगाम के कहीं और सुने जाने और इससे किसी किस्म का नुकसान होने के इम्कानात 1000 में एक भी नहीं थे, 10,000 में एक भी मुश्किल थे। मैंने कहा बस वो चाहता था कि अपनी आवाज़ ना सुनाए और हम भी इशारों में जवाब दें। वो हमें धोखा दे रहा है कि वो हमारे धोखे में आ गया है। हम तो हर तरफ से मैसूर हैं और कैद में हैं। चौधरी दिलावर अंदर क्यों नहीं आ जाता? उसे डर किसका है? अच्छा, तेरी बात मान ली जाए तो फिर अब क्या करना चाहिए? मोहसिन ने कहा, ये खिड़की या जेरे जमीन रास्ता भी उम्दन खुला छोड़ा गया है। मैंने अपनी बात जारी रखी, वरना इस रास्ते से बाहर आने वाले इसे बंद करके भी आ सकते थे। दूसरे कमरों में इसी जगह बेड लगा हुआ है, यहाँ से बेड भी उठा दिया गया है और नीचे रोशनी भी है। यह ट्रेप है या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सामने मुसल्ला फौज का एक पूरा दस्ता खड़ा हुआ है, ये भी प्यादे हैं, हुक्म के गुलाम, जिनको मोहलक असला पकड़ा के यहाँ खड़ा कर दिया गया है। इनको नहीं मालूम कि वो सब मारे जा सकते हैं और उनकी मौत से आकाओं को सिर्फ इतना फ़ायदा होगा कि उनके ड्रामे का एक सीन बिल्कुल हकीकी नजर आएगा। हो सकता है कि बाज ने ज़िंदगी में पहली मरतबा रिवाल्वर उठाया हो। मैंने मान लिया ना कि तू ठीक कहता है, मोहसिन ने चिल्ला कर कहा। अब बताओ, आगे बढ़ना है, नीचे उतरना है या यहीं रुकना है? अगर दिलावर चाहता है कि हम सब कुछ देख लें और फिर खैरियत के साथ निकल जाएं तो ऐसा ही होगा। मैंने कहा चल नीचे चलते हैं और देखते हैं कि दिलावर का मकसद क्या है। इस बात को जहन में रख कि वो एक झूठे ड्रामे से, जिसे रेडियो ड्रामा कहना चाहिए, हमें पहले ही शर्मिंदा और डीमोरलाइज कर चुका है। उसने मैकेनिक बरकत या उसके किसी शागिर्द को कत्ल किए बगैर हमें यकीन दिलाया था कि हमारी वजह से उनकी जान गई। अब वो क्या साबित करना चाहता है, ये भी देख लेते हैं। चल नीचे। पोसी ने मुझसे पहले जीने पर कदम रखा और नीचे उतरने लगा। रोशनी किसी जेरे ज़मीन कमरे से आ रही थी और हमें रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी थी। फूंक फूंक कर कदम रखते और खार आहट पर कान धरते हम तहखाने में उतर गए, यहाँ तक कि मैंने खुद को एक तवील खाल में पाया। उसे एक बहुत लंबा बरामदा या सुरंग नुमा राहदारी भी समझा जा सकता था। 15 फुट चौड़ा और तकरीबन 8 फुट गहरा ये पुख्ता फर्श और दीवारों वाला तय खाना ऊपर के 10 उजरों की छत के नीचे फैला हुआ था। चुनाचे इसकी चौड़ाई तो 15 फुट ही थी, मगर लंबाई 150 फुट से भी ज्यादा थी। दरमियान में कहीं कहीं सीमेंट कंक्रीट के कालम छत को सहारा देते थे और एक एक सुतून छोड़कर जो लाइट्स नस्ब की गई थी वो बहुत तेज थी। एक का रुख मेरी तरफ था तो दूसरी का मुखालिफ समत में, और यूं दरमियान का पूरा इलाका रोशन था। हैरत की बात यह थी कि इतना तवील और पुख्ता तय खाना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मैंने और मोहसिन ने इधर उधर निगाह रखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। किसी भी सुतून की ओर से किसी के अचानक निकल आने और हम दोनों की जिस्म छिलनी कर देने के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मोहसिन एकदम झुका और उसने फर्श पर से कोई चीज़ उठाई। ये शफाफ प्लास्टिक की छोटी सी मुंह बंद थैली थी। चाय की पत्ती की 4-4 आने वाली पुड़ियों के बराबर ये सफ़ेद चीनी तो नहीं हो सकती थी। मोहसिन ने कहा, इतने छोटे पैकेट चीनी के नहीं हो सकते। मैंने कहा, और उस नन्ही सी थैली को मोहसिन से लिया जिसका वजन मुश्किल से 100 ग्राम होगा। चीनी आधा सेर या सेर की थैली में हो सकती थी। ना ये नमक है ना बारीक फटकड़ी, फिर ये क्या है? हीरवन। मैंने थैली का एक कोना दांत से काट कर उस सफ़ेद चीज़ को हथेली पर निकाला और एक उंगली की पोर पर लगा कर चखा। हीरवन। मैंने पूरे यकीन के साथ फैसला दिया और एक तरफ थूक दिया। मेरा ख्याल गलत नहीं था।